नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नवेद कुरैशी। आज बात करने जा रहे हैं भारत के सामने इस वक्त धर्म संकट जैसी स्थिति हो गई है। ऐसा क्या हुआ है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, हर कोई जानता है कि रूस और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है और इस वॉर को लगभग 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। इस पूरे प्रकरण में भारत ने अपना स्टैंड क्लियर रखा, वो रशिया के साथ खड़ा हुआ नजर आया, लेकिन हाँ, दूसरी तरफ उसने यूक्रेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उसके खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने यह जरूर किया कि पुतिन को भी फोन किया, जेलेंस्की को भी फोन किया और युद्ध रुक जाए, ये वो कोशिश करते हुए नजर आए। अब धर्म संकट वाली बात कहां से आई? दरअसल यूक्रेन की उप विदेश मंत्री इस वक्त भारत दौरे पर है। अब वो चाहती हैं कि जेलेंस्की आने वाली जो बैठक होनी है G20 की, मेरे ख्याल से सितंबर में वो बैठक होनी है, उसमें जेलेंस्की आए या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और संबोधन करें। वो चाहती हैं कि ऐसा हो। जबकि यहां पर एक दिलचस्प बात है कि भारत ने यूक्रेन को आमंत्रित किया ही नहीं है। अब ऐसे में एक तरफ से कोई अपनी इच्छा जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है और भारत का स्टैंड क्लियर है। अब अगर भारत ऐसे में ये फैसला लेता है तो सीधे सीधे तौर पर रशिया को बुरा लग सकता है। अब भारत एक ऐसा देश है जिसके संबंध लगभग सभी देशों से ठीक ठाक अपने चलते आ रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में और मजबूत हो सकते हैं। किसी रशिया जैसे देश को नाराज करना यह भी भारत के लिए आसान नहीं होने वाला। तो ये जो स्थिति बनी है, क्या लगता है सर, कैसे निपटेगा भारत? देखिए, भारत का स्टैंड, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, भारत का स्टैंड कभी भी ये नहीं रहा कि वो किसी एक देश, इस वॉर में भी अगर आप देखें तो पूरा यूरोप बटा हुआ था। पूरा यूरोप एक तरफ था, अमेरिका ब्रिटेन दूसरी तरफ थे, तो रशिया एक तरफ था, उसके साथ चाइना खड़ा हुआ था। भारत ना रशिया के साथ था ना यूक्रेन के साथ था। हाँ, उसने कहा था कि वो रशिया का विरोध नहीं करेगा। जहां पर पूरी दुनिया का प्रेशर था भारत के ऊपर कि वो रशिया का विरोध करे, उसे कंडेम करे, तो भारत ने कहा हम वो नहीं करेंगे, हम जंग को का विरोध करते हैं, हम जंग को कंडेम करते हैं। उसने, भारत ने जब रशिया से बातचीत हुई तब भी, यहाँ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पुतिन से मिले तब भी उन्होंने कहा था कि जंग किसी चीज का समाधान नहीं है। बहुत सख्त लहजे में कहा था कि जंग किसी चीज का समाधान नहीं है। आज हम जिस दौर में रहते हैं वहां पर जंग से रास्ते हल नहीं निकाले जा सकते, बातचीत से निकाले जाते हैं और बातचीत होनी चाहिए। यह भी कहा था कि जो फैसला लिया है, जो जंग का फैसला लिया है, वो गलत है। भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो जंग के खिलाफ है, लेकिन वो रशिया के भी साथ है, पुतिन के साथ जहां पर है भारत, तो वहीं यूक्रेन के साथ भी है। आपको ये भी बता दें हम कि भारत का जो बिजनेस है वो यूक्रेन के साथ भी है और भारत का बिजनेस रशिया के साथ भी है। आपके देश में कई कंपनीज है, जैसे अडानी है, अडानी की फॉर्चून कंपनी है, पॉलमर एक कंपनी है जो तेल बनाती है। आपने देखा होगा कि बड़ी तादाद में भारत में सनफ्लावर ऑयल होता है और वो उसकी खपत बहुत ज्यादा होती है, कई कंपनियां। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 85% सनफ्लावर ऑयल आप यूक्रेन से लेते हैं। अडानी के प्लांट से वहां पर बजाज कंपनी की गाड़ियां वहां बनती है और वहीं पर बिकती हैं। मतलब यूक्रेन में बजाज सबसे ज्यादा पॉपुलर बाइक ब्रांड। तो भारत के रिश्ते दोनों देशों के साथ थे। जहां पर यूक्रेन के साथ व्यापारिक रिश्ते थे, तो रशिया के साथ व्यापारिक और रक्षात्मक दोनों रिश्ते थे। यानी कि भारत ने सीधा सीधा कहा था कि हम अपना हित देखेंगे। लेकिन अब वाकई धर्म संकट है, जैसा कि नम्रता ने बताया। धर्म संकट यह है कि जो ज़ारापोवा है, वो डेप्यूटी विदेश मंत्री है यूक्रेन की, वो भारत दौरे पर आई और भारत दौरे पर आने के बाद उन्होंने एक लेटर भारतीय ऑफिशियल्स को, अथॉरिटी को दिया है, जिसमें उन्होंने जेलेंस्की ने जो लेटर लिखा था उसका जिक्र किया है। सितंबर में खुद जेलेंस्की ने इच्छा जाहिर की है कि जो G20 बैठक होनी है उसके अंदर वो अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन भारत ने उन्हें निमंत्रण नहीं दिया है। भारत इस मामले में कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता था, क्योंकि आपको बता दें इसके पहले भी जेलेंस्की G20 में बोल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि जेलेंस्की को भारत पहला प्लेटफॉर्म देगा। इससे पहले जेलेंस्की ने बोला है G20 में, ये संबोधन जो था जेलेंस्की से पहले भी दे चुके हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे वो, और उन्होंने उस मसले पर कई सारी बातें कही थी, देशों को लेकर भी भला बुरा कहा था और इसके अलावा जो वैश्विक स्थिति थी उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। अब दिक्कत क्या आती है भारत के लिए? भारत अगर वही प्लेटफॉर्म यहां पर देता है जेलेंस्की को, तो उसके बाद बहस एक छिड़ जाएगी कि भारत किसकी तरफ है। फिर भारत को वापस से सबको समझाना पड़ेगा कि भारत के हित क्या है, भारत के रिश्ते क्या है। यहां पर एक और चीज जो उस लेटर के अंदर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जेलेंस्की ने लेटर लिखा और जिसका जिक्र बार बार ज़ारापोवा जो डेप्यूटी विदेश मंत्री है यूक्रेन की, जो भारत आई है, उन्होंने भी किया है। वो ये कि जब से जंग छिड़ी है एनएसए का जिक्र किया है उन्होंने। भारतीय एनएसए अजीत डोभाल जो है उनका उन्होंने जिक्र किया कि जब से जंग छिड़ी है, डोभाल 3 बार रशिया जा चुके हैं।
लेकिन यूक्रेन भारत की तरफ से कोई नहीं आया। भारत की तरफ से सिर्फ जो भारत के एम्बेसडर थे वही कीव में आए, उसके अलावा कोई नहीं आया। तो एक टीम यूक्रेन भी जाए और वहां पर जो हालात है उसको देखें। हम ये चाहते हैं कि आप सही जगह को चुने। देखिए, आप ये देखिए कि जो यूक्रेन कर रहा है वो तो यूक्रेन को ये करना ही है। यूक्रेन तो हर किसी को चाहता है कि वो उसके साथ आ जाए। वो कई मन से बोल चुका है कि भारत हमारा साथ नहीं दे रहा है। जबकि जब भारत ने दवाइयों का बताया कि हमने दवाइयां आपको पहुंचाई, हमने आपको एड पहुंचाई, ये बचाई, तो उसके सुर बदल गए। भारत ने कहा कि देखिए, हम हथियार पहुंचाने वाले लोगों में से नहीं है, हम जंग बढ़ाए ऐसे कोई काम नहीं करेंगे। हम जंग से जो हताहत हुए उन लोगों को शेल्टर देने का काम करेंगे। हमारा काम जो है वो दया दिखाना है, हमारा काम जंग में आग में घी डालने का काम नहीं है। तब यूक्रेन के रुख बदला था। और आज जो विदेश मंत्री आई है, उप विदेश मंत्री ज़ारापोवा, बार बार ये कह रही है कि अगर आप रशिया की साइड चुनेंगे तो आप भविष्य की सबसे बड़ी गलती करेंगे। यानी कि आप देखिए, एक पोस्चरिंग का खेल चल रहा है यहां पर। भारत अपनी पोस्चरिंग पहले से क्लियर कर चुका है। इस पूरे से आप देखिए सिनेरियो में जो हमने अभी तक फील भी किया है, यूक्रेन क्या है? यूक्रेन यानी कि नेटो के हाथों की कठपुतली बन गया आज के टाइम पे। जेलेंस्की पूरी तरीके से नेटो के हाथों में खेल रहे थे, अमेरिका के हाथों में खेल रहे थे, और यही दिक्कत हुई। तो अब सवाल ये उठता है कि जो उप विदेश मंत्री भारत आई, जिस तरीके से जेलेंस्की की चिट्ठी है, क्या इसके पीछे भी अमेरिका है? क्या अमेरिका भारत को इस सिचुएशन में डालना चाहता है? क्या अमेरिका चाहता था कि भारत इस सिचुएशन में आया था कि भारत को जवाब देना पड़े? हालांकि मैं ये मानता हूं कि जो एस जयशंकर हैं वो बहुत ज्यादा कूटनीतिक मामलों के बहुत जानकार हैं। जितना मतलब बतौर एम्बेसडर चाइना में उनका सबसे बड़ा कार्यकाल है, आज तक किसी एम्बेसडर का इतना बड़ा कार्यकाल नहीं रहा है। अमेरिका का उनका कार्यकाल सबसे बड़ा है। और उसके बाद विदेश मंत्री की बात करो, विदेश सचिव की बात करो, आप विदेश मंत्री के तौर पर देख लो, वो कूटनीतिक लिहाज से बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी है और वो इसका हल निकाल लेंगे। लेकिन हाँ, इस पूरे सिंडिकेट के पीछे क्या अमेरिका है, भारत को भी ये समझने की जरूरत है। बड़ा सवाल तो ये है ही कि अमेरिका इसके पीछे है या नहीं है। अब एक सवाल ये भी है कि भारत का स्टैंड क्या होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर रशिया से हम दुश्मनी नहीं ले सकते, ना ही भारत यूक्रेन से दुश्मनी लेना चाहता है। एक का समर्थन करना मतलब दूसरे के साथ थोड़ा सा नाइंसाफी होगी भारत के लिहाज से। दोनों के साथ व्यापारिक रिश्ते हैं और किसी भी एक से मनमुटाव कर लेना भारत के लिए थोड़ा सा संकोच करने वाली बात होगी। तो ऐसे में भारत क्या कदम उठाएगा? और विदेश मंत्री इस बात को कह रही हैं कि अगर इस वक्त कोई देश है जो इन दोनों देशों के बीच में सुलह करा सकता है तो वो भारत। तो क्या ये सुलह कराने के लिहाज से ही इस तरह का आया है कि मुझे यहां से बोलना है, इस मंच से बोलना है, या फिर यूक्रेन की अर्थव्यवस्था सर जिस तरह से चरमरा गई है, सिर्फ एक यही मुद्दा हो सकता है? देखिए, G20 जो नेक्स्ट होनी है वो होनी है इकोनॉमिक फोरम के आधार पर। यानी कि जो पूरा ग्लोबल लेवल पर जो वित्तीय अनियमितताएं आई हैं, वित्तीय जो संकट आया है, बार बार हम देख रहे हैं रिसेशन की खबरें आ रही हैं, मंदी की मार झेल रहे हैं देश, इस बार का जो G20 है वो इसी मुद्दे पर होना है। और जो जेलेंस्की है उन्होंने भी ग्राउंड यही बताया। जेलेंस्की यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि मैं इस मंच का इस्तेमाल करके रशिया को गाली दूंगा या दूसरे लोगों को गाली दूंगा। वो तो ये कह रहे हैं, वो भला अभी अपने आप को मतलब राजा बेटा बन के आए हैं बिल्कुल भारत के सामने, और उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि देखिए, रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, उससे बहुत सारे देशों के अंदर जो है इकोनॉमिक क्राइसिस आया और मैं उस क्राइसिस पे बोलना चाहता हूं। तो मंच का इस्तेमाल तो क्राइसिस के तौर पर लेंगे, लेकिन बाद में वो क्या क्या बोल जाएंगे और उसका खमियाजा भारत को उठाना पड़े, तो भारत ऐसी गलती तो मेरे और वैसे भी उसके लिए ब्लेम तो वो रशिया को ही करेंगे। अगर वो कुछ भी बात कहेंगे तो अपने दुश्मन को ही सारी चीजें बताएंगे, तो रशिया का टॉपिक तो ना उठे ऐसा हो ना, मतलब नामुमकिन सा ही लगता है। तो मुद्दा तो उठेगा, लेकिन भारत का स्टैंड क्या होने वाला है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा हर लिहाज से, क्योंकि भारत ऐसे वक्त पर जो भी फैसला लेगा वो आने वाली बहुत सारी चीजों को रोक भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। क्या लगता है सर, क्या फैसला लेगा? क्या जेलेंस्की को आमंत्रित कर लिया जाएगा, लगता है? देखिए, जेलेंस्की का एक वीडियो नोट चलाया जा सकता है, लेकिन वो लाइव वीडियो को भाषण देंगे या वीडियो कॉन्फ्रेंस, देखिए आना तो पॉसिबल है नहीं उनका। वो यहाँ पर आएंगे इस सिचुएशन में, वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। भारत बुला भी लेता है तो भारत के लिए दिक्कत यह है कि इससे पहले जब यूएन में चर्चा हो रही थी कि जेलेंस्की को बोलने के लिए मंच दिया जाए, भारत ने समर्थन किया था और रशिया इसके विरोध में था। तो उस ग्राउंड पे जेलेंस्की इस तरह की अपील लगा सकते हैं कि भारत थोड़ा लिबरल है, भारत दे सकता है। हालांकि इस पे भारत क्या फैसला लेगा, देखे, भारत और रशिया के रिश्ते ऐसे हैं कि अगर भारत मंच भी देता है ना यूक्रेन को, तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। वो एक इंटरनेशनल मंच है, उसके अंदर सारे लोग बोल रहे थे, जेलेंस्की भी बोलेंगे। और जेलेंस्की ऐसा नहीं है ना कि भारत ने पहली बार मंच दिया, G20 में इससे पहले भी बोल चुके हैं और बोला, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बोला है। तो उस वक्त भी रशिया ने उसको कंडेम किया था, जवाब दिया था, तो रशिया यहां पर भी कंडेम कर देगा। रशिया बतौर दोस्त ये भारत से चाहता होगा कि भारत ऐसा ना करे, लेकिन अगर भारत दे भी देता है,
कूटनीतिक रिश्तों के लिहाज से, इंटरनेशनल जो पूरा एक पेरिफेरी बन रही है उसके लिहाज से अगर दे भी देता है तो भारत और रशिया के रिश्तों पे मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली। तो देखना होगा भारत का इस पूरे प्रकरण में क्या रुख होगा। आप बताइए, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं?